Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 21। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता होगा, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। इन 6 भागों में से दूसरा भाग राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के सारे आर्टिकल आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 21 of the Constitution provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This right is available to both citizens and non-citizens. संविधान के आर्टिकल 21 में प्रावधान है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आपने कोई गुनाह नहीं किया तो आपकी स्वतंत्रता को कोई भी वंचित नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग आजकल जेल में हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जुर्म करना एक गुनाह है, तो उस कारणवश वो जेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित कर दिया गया है, यह कानून के अनुसार किया गया है, तो ऐसा कर सकते हैं। State can follow the procedures prescribed by the law in order to curtail or deprive the person from the right to life or personal liberty. व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए राज्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है और व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। Supreme Court held that the right to life is not merely confined to animal existence or survival. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू लाइफ केवल जानवरों की तरह सरवाइव करने तक ही सीमित नहीं है। It includes right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make it meaningful, complete and worth living. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू लाइफ के अंतर्गत ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो जीवन को सार्थक, संपूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। अब यहाँ हम आर्टिकल 21 से रिलेटेड मेनका गांधी केस को देख लेते हैं। इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ लॉ मेड बाय द स्टेट which seeks to deprive a person on his personal liberty must prescribe a procedure for such deprivation, which must not be arbitrary, unfair, or unreasonable. It follows that such law shall be invalid if it violates the principle of nature justice. मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो किसी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित करना चाहता है, उसे ऐसे वंचित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए जो मनमाना, अनफेयर या अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा कानून इनवैलिड होगा यदि वह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। पहले क्या होता था, सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर देता था कानूनों के आधार पर, लेकिन कई सारे कानून ऐसे बने हैं जो उचित नहीं हैं, तो उसे कोर्ट का सामना करना पड़ेगा कि वो कानून सही है या नहीं। तो इस मेनका गांधी केस में सरकार ने यह डिसीजन लिया कि जो भी कानून के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित किया गया है, वह कानून उचित भी होना चाहिए। In Menka Gandhi case, Supreme Court held that Article 21 provides protection against arbitrary executive action as well as arbitrary legislative action. मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि
आर्टिकल 21 आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ साथ आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता हो, यह जरूरी है। इसे आप आसान शब्दों में समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जैसे पहले आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देता ही था आर्टिकल 21 कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती ऐसे किसी के स्वतंत्रता पर कि उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दे किसी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ क्या होता था कि लेजिस्लेटिव एक्शन ले लिया जाता था। जैसे पुराने हमारे आईपीसी सीआरपीसी के कानून थे, वो काफ़ी सारे अंग्रेजों के टाइम में कानून बनाए गए जो काफ़ी हद तक गलत थे कुछ कानून उनमें। तो उन कानूनों का हवाला देकर क्या करती थी सरकार, लोगों की जो स्वतंत्रता थी, पर्सनल लिबर्टी, उसको वंचित कर देती थी। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून सही भी होना चाहिए। तो इस तरीके से इस चीज़ को रोका गया। इन दिस वे विथ मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से आर्टिकल 21 में अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस्ड किया। आइए हम अब जान लेते हैं ये ड्यू प्रोसेस होता क्या है। अंडर द ड्यू प्रोसेस क्लॉज ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, the court has assumed the power of declaring unconstitutional any law which deprives a person of his liberty without reasonableness and fairness। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस क्लॉज के तहत कोर्ट ने किसी भी ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की शक्ति ग्रहण कर ली है जो किसी व्यक्ति को बिना तर्क और निष्पक्षता के उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता हो। अब देखिए, सीआरपीसी और आईपीसी के तहत बहुत सारे कानून बनाए गए थे जो कि अंग्रेजों के ज़माने के हैं और बिना तर्क के वो कानून आज के ज़माने में बिल्कुल सही नहीं ठहरते। और उन कानून के बेसिस पर अगर किसी को सजा हो जाती है जो कि जिसमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो कोर्ट उसे कानून को मतलब गलत ठहरा सकती है और व्यक्ति के स्वतंत्रता वंचित होने से उसे बचा सकती है। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon and select all option for the further notification, and not forget to like and share.